हे गाइस, वेलकम टू द पाठशाला। मैं खुशबू चतुर्वेदी, आपकी जीएस की एजुकेटर, आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ। और अभी आप लोगों ने क्या किया था, आप लोगों ने बेसिक इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ने के साथ साथ में आपने स्टार्ट कर दिया था क्या करना, आपने फाइनेंशियल मार्केट यानी कि इंडियन फाइनेंशियल मार्केट को पढ़ना स्टार्ट किया था। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट जो आप पढ़ रहे थे उसमें कल यानी कि लास्ट सेशन में मैंने क्या किया था, आप लोगों को मैंने कंप्लीट करा दिया था इंश्योरेंस सेक्टर तक, यानी कि आपके बैंक्स कंप्लीट हो चुके थे, आपके बैंक से रिलेटेड जो टर्म्स थे, यानी कि जो आपका सीआरआर था, आपका एसएलआर था, आपका बैंक रेट था, आपका रेपो रेट और आपका रिवर्स रेपो रेट था, वो आपके कंप्लीट हो चुके थे। अभी क्या करा था, आपने इंश्योरेंस खत्म किया था, लेकिन आज आपको स्टार्ट करना है आपके शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट। और उसके साथ साथ में आपने देखना है क्या कि ये शेयर मार्केट फंक्शन कैसे करता है, वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो आप लोग यूज़ करते हो शेयर मार्केट पढ़ने के दौरान में। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है आपको एक चीज़ पता चलेगी, शेयर मार्केट एंड सिक्योरिटी मार्केट और स्टॉक मार्केट तीनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन आपने समझना है क्या। देखिए, पहला जो टॉपिक है आपका उसको समझ लीजिएगा और मैं बहुत आराम से बताऊंगी, क्योंकि आप लोग मुझसे क्वेश्चन आस्क नहीं कर सकते, आप कमेंट्स के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने डाउट्स हैं वो मुझसे क्लियर कर सकते हैं। तो अभी आपने देखना है क्या कि जो आपका सिक्योरिटी मार्केट बेसिकली होता है वो क्या होता है, एक होता है शेयर मार्केट, एक होता है स्टॉक मार्केट और एक होता है आपका जो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, आपका सिक्योरिटी मार्केट। तो पहले क्या करेंगे, आप लोग सिक्योरिटी मार्केट से समझना शुरू करेंगे। देखिए भाई, सिक्योरिटी मार्केट होता क्या है। जैसे आप लोग को सभी को पता है कि आप लोग अभी कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ रहे हो, और कैपिटल मार्केट को आपको पता था कि यह वो मार्केट होता है जहाँ पे जो धन का लेन देन होता है, यानी कि जो मनी का ट्रांजैक्शन होता है, ये मोर देन 365 डेज में होता है, यानी कि 365 दिन और उससे ज़्यादा की अवधि के लिए या उसके बाद की अवधि के लिए आपका क्या होता है, सारा का सारा ट्रांजेक्शन होता है। तो जब आप सिक्योरिटी मार्केट में आते हैं तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि आपका यह कैपिटल मार्केट का, यानी कि जो आपका कैपिटल मार्केट होता है, उस कैपिटल मार्केट का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप लोग क्या करते हैं, आप डिफरेंट टाइप की जो आप लोग होते हैं कि बोलेंगे क्या, आपकी जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, आपके जो डिबेंचर्स होते हैं, आपके जो शेयर्स होते हैं, उन सभी को क्या करते हैं, आप इस प्लेटफॉर्म में आकर के इनके थ्रू आप धन को उगाते हैं, यानी कि फंड का जनरेशन करते हैं। तो आप बोलेंगे क्या कि जो सिक्योरिटी मार्केट है वो कैपिटल मार्केट का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप फाइनेंस को यानी कि धन को उगाने के लिए, जनरेट करने के लिए आप लोग डिबेंचर्स का, आप लोग शेयर्स का और आप लोग स्टॉक और सिक्योरिटीज का क्या करते हैं, सहारा लेते हैं। तो ये वो जगह है जहां से धन मिलता है, ये वो जगह नहीं है जहां पे आपकी सिक्योरिटीज मिलती हैं, आपके शेयर्स मिलते हैं, आपके डिबेंचर्स मिलते हैं। तो इतना चीज क्लियर हो गई आपको कि क्या लिखेंगे आप सिक्योरिटी मार्केट में, लिखेंगे क्या कि कैपिटल मार्केट का, किसका, कैपिटल मार्केट का वह प्लेटफॉर्म जहां पर ऑब्वियस है कि आपका कैपिटल मार्केट है तो आपका लॉन्ग टर्म का फंड जो होगा वो जनरेट किया जाएगा। तो कैपिटल मार्केट का वह प्लेटफॉर्म जहां पर लॉन्ग टर्म के लिए फंड जनरेशन शेयर्स, स्टॉक, ट्रेजरी बिल्स बोल सकते हैं आप, उसके प्लेस पे आप दूसरी चीज़ें भी बोल सकते हैं। वैसे आप ट्रेजरी बिल्स नहीं बोलेंगे, मेरी मिस्टेक है। शेयर्स, स्टॉक्स, आपके फंड जनरेशन के थ्रू आपको क्या करते हैं, शेयर, स्टॉक्स, सिक्योरिटीज और डिबेंचर्स के थ्रू करते हैं। तो एक चीज़ क्लियर हुई कि ये वो जगह है जहाँ से सिर्फ आप फंड रेज कर सकते हो, ना कि आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग शेयर्स, स्टॉक्स वगैरह को खरीद सकते हो। ये मीडियम है, ये आपका ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका आप लोग यूज़ करते हो। पहली चीज़ तो आपको सिक्योरिटी मार्केट समझ में आया। अभी आपने देखना है क्या कि इसके साथ साथ में आप लोग देखते हो, एक होता है शेयर मार्केट और एक होता है आपका स्टॉक मार्केट। तो जब एक बात करी जाती है सिंपल से, अगर मैं बोलूँ कि शेयर मार्केट, तो शेयर मार्केट में आपके क्या, पहली चीज़ तो शेयर्स होते क्या हैं कि अगर आप किसी भी एक कंपनी की बात करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर शेयर मार्केट पे उतरते हैं। तो आपने देखा कि क्या, फिर से समझ लेंगे कि जो सिक्योरिटी मार्केट होता है ये कैपिटल मार्केट का वो प्लेटफॉर्म होता है जहां पे आप लॉन्ग टर्म के लिए फंड को जनरेट करते हो, किन माध्यम के का यूज़ करके, शेयर्स का यूज़ करके, स्टॉक का यूज़ करके, सिक्योरिटीज़ और डिबेंचर्स का यूज़ करके। ठीक है, अभी क्या करना है, आपने शेयर मार्केट पढ़ना है, आपने स्टॉक मार्केट पढ़ना है और दोनों में डिफरेंस क्या है आपने वो भी देखना है। सिंपल सा है और कोई खास उसमें काम नहीं करना है आप लोगों को। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे शेयर मार्केट। ठीक है भाई, देखिए आपका एक तरफ लिखिए आप शेयर मार्केट, और मैंने हमेशा से बोला है कि अगर आप कंपेयर करके चीज़ों को पढ़ते हो तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से वो चीज़ें क्या होती हैं, समझ आती हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट,
कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर मैं बात करूं आपसे क्या कि अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की बात करूं, उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स की बात करूं, तो अगर आप लोग शेयर्स खरीद रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के, तो आप बोलोगे आप क्या कर रहे हो, आप शेयर मार्केट के थ्रू आप आपके शेयर्स को खरीद रहे हो। और अगर मैंने बोला क्या कि जब आप मल्टीपल कंपनीज के क्या करते हैं एट अ टाइम आप शेयर्स खरीदते हैं, यानी कि आप एक कंपनी का ना खरीद के आप बहुत सारी कंपनीज के अलग अलग शेयर्स खरीदते हैं, तो उसको आप लोग बोलते हैं क्या, स्टॉक मार्केट। सिंपल है। आपने शेयर मार्केट में क्या होगी, आपकी सिंगल कंपनी होगी या सिंगल एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी भी हो सकती है और कंपनी भी हो सकती है। और आपकी क्या होती है, जो स्टॉक मार्केट होता है यहाँ पे क्या होती हैं आपकी मल्टीपल शेयर्स या मल्टीपल शेयर्स सेल करने वाली कंपनी होती हैं। ठीक, अच्छा, इसके साथ साथ में आपका एक और चीज़ है, होती हैं कि शेयर होता क्या है। अब एक सिंपल सा टर्म है, अगर शेयर की बात करें, शेयर यानी कि हिस्सा। शेयर का मतलब क्या होता है, हिस्सा। तो अगर आप हिस्सों की बात करेंगे तो आपकी जब कंपनी क्या करती है, जब भी कभी भी अपने शेयर्स को इशू करती हैं, तो उनके साथ में होता है क्या है कि जो हर एक शेयर होता है, उस हर एक शेयर की जो अमाउंट होता है वो उसका सिमिलर होता है। इसलिए जो आपके शेयर्स होते हैं इनको इक्विटी भी बोला जाता है। यानी कि ये कैसे होते हैं, वैसे अगर आप लोग बहुत ज़्यादा, अगर आप लोग कॉमर्स ही पढ़ना चाहेंगे या बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इक्विटी शेयर्स भी होते हैं, आपके प्रेफरेंशियल शेयर्स भी होते हैं। इन प्रेफरेंशियल और इक्विटी में सिंपल डिफरेंस या मेजर डिफरेंस जो होता है वो ये होता है कि जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं इनके पास राइट्स होते हैं। पहली बात, इक्विटी शेयर्स को होल्ड करने वालों को या उनके खरीदने वालों के जो मालिक होते हैं उनको आप बोलते हो इक्विटी शेयर होल्डर्स। और इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हिस्सा भी मिलता है और उनको वोटिंग राइट्स भी होते हैं। लेकिन जो आपके प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर होते हैं उनके पास में प्रॉफिट, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, जैसा का नाम है उनका प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स। तो अगर कंपनी है उसको कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट में उनको पहले से पहले हिस्सा दिया जाएगा, लेकिन वो वोटिंग राइट्स के लिए कैपेबल नहीं होते, एबल नहीं होते, उनको कोई भी यूज मतलब कोई भी योगदान नहीं होता उनका वोट करने में। ठीक, तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई। शेयर्स का मतलब होता है हिस्सा जो कि इक्वल होता है और जिसको आप लोग क्या बोलते हो, आप इक्विटी भी बोल देते हो, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है, कंपनीज फंड कैसे जनरेट करती हैं। आप मार्केट में आ रहे हैं, जब आप मार्केट में आएंगे तो आपके पास सबसे पहली चीज़ होगी कि आपको किस तरीके से शेयर्स मनी जनरेट करनी है। तो दो चार टर्म होते हैं। पहली बात, एक होता है आपका IPO। क्या होता है, IPO, जिसको आप बोलते हो क्या, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब क्या होता है, ये कंपनियां जारी क्यों करती हैं IPO, तो आप सिंपल समझोगे, इनिशियल पब्लिक ऑफर है आपके मार्केट में, आपकी कंपनी के आपके में कौन कौन इंटरेस्ट ले रहा है, कौन कौन से आपके एक्सपेक्टेड कस्टमर्स हैं जो आपकी कंपनी के शेयर्स को लेने में इंटरेस्टेड है। तो वो जानने के लिए बेसिकली आपकी जो कंपनीज होती हैं वो लोग क्या करती हैं, IPO जनरेट करती हैं, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर देती हैं, जिससे उनको आइडिया लगता है कि अगर हमें फंड रेज करना है, हमें कैपिटल लेनी है मार्केट में से। क्योंकि आप लोग को पैसा कैसे मिलता है, किसी कंपनी को अपने प्रोजेक्ट को या अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है, आगे लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है, उनको फंड की जरूरत होती है। तो उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं जिनके थ्रू वो लोग क्या कर सकते हैं, फंड जनरेट कर सकते हैं। पहली चीज़, या तो उनके पास पहले से होनी चाहिए, तो आपका अलग चीज़ है कि उनके पास पहले से ही क्या था, पैसा था, उन्होंने उसको आगे लगा दिया। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, अगर हमारे पास पैसे नहीं है और हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, हमें अपनी कंपनी को ऊपर लेके जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक तरीका यूज़ कर सकते हैं कि हम लोग अदर जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है या अदर मार्केट में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से आप उनसे क्या कर सकते हो, फाइनेंस ले सकते हो, आप उनसे लोन ले सकते हो। लेकिन लोन लेने का मतलब है कि आपको इंटरेस्ट भी देना होगा। तो कंपनीज क्या सोचती हैं, वो लोग इसको फेवरेबल नहीं समझती हैं, वो लोग इसके प्लेस पे अपनी कंपनी के शेयर्स जारी कर देती हैं। वो क्या करती हैं कि अपने शेयर्स जारी करती हैं और शेयर्स के थ्रू हर एक इंसान जब क्या करेगा, वो आपके शेयर्स खरीदेगा तो कुछ मनी देता है। अब वो मनी का फॉर्म क्या होता है, अब हर एक कंपनी का, पहली बात तो कौन सी कंपनी होती है वो शेयर्स जारी कर सकती हैं। तो आपको बताऊँ कि इंडिया में, सिर्फ आपकी इंडिया की बात हो रही है, इंडिया में हर वो कंपनी जिसकी अगर आप सामने से देख रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि ये जो कंपनी है इसकी जो कैपिटल है वो अप्रॉक्स आपकी 3 करोड़ है, तो वो क्या कर सकती है, अपने शेयर्स जारी कर सकती है। उसके पास राइट होता है कि वो क्या करेगी, शेयर जारी करेगी। तो बोला गया क्या कि इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू पहली बात तो आपको पता चला कि आप क्या कर सकते हो, मार्केट में कितने लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं आपकी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए। दूसरी चीज़, अब अगर आपको पता चल गया है कि ये लोग आपकी कंपनी के शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आप शेयर जारी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो आपको पता चला क्या कि इंडिया में हर वो कंपनी जिसकी दृष्टिगत पूंजी या दृष्टिमान, यानी कि आपका सामने से आपने देखा तो आपको पता चल रहा है कि विजिबली आपको बोल रहा है यार, विजिबल कैपिटल 3 करोड़ रुपए है, वो क्या कर सकती है, वो शेयर जारी कर
सकती है। ठीक, अब अगर आपने शेयर जारी करे यानी कि 3 करोड़ के आपके पास कैपिटल है, तो आप क्या करते हो कि 3 करोड़ की कैपिटल थी तो आप पूरी की पूरी कैपिटल के लिए आपका सपोज करिए कि आपने अपना बिजनेस एक्सटेंड करना है और उस बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए आपको 10 करोड़ रुपए की जरूरत है। बिजनेस आपका 3 करोड़ का है लेकिन 10 करोड़ की आपको जरूरत है, तो क्या आप 10 करोड़ के शेयर निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। आपकी जितनी लिमिट है आप उसके अकॉर्डिंग ही शेयर निकाल सकते हो। तो आपका क्या होता है, एक सीरीज होता है, एक सेट होता है कि आप बोलते हैं पहले क्या आपको बोला जाता है कि ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या बोला जाता है? ऑथराइज्ड कैपिटल, यानी कि आपको कितने कैपिटल या बोले जाएंगे कितना शेयर्स को ऑथराइज करने की आपके पास कैपेबिलिटी है। बोला जाएगा कि आपका जो बिजनेस का पूरा टर्नओवर है या ट्रांजैक्शन देखे जाएंगे, आपके पर मंथ देखे जाएंगे, तो वो पर एनम देखे जाएंगे, वो 3 करोड़ के हो रहे हैं। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो कि आप लोग 10 करोड़ के शेयर्स अलॉट करना चाहते हो, शेयर्स निकालना चाहते हो मार्केट में, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो आपने क्या किया, आपने देखा कि आपका जो शेयर था उसके लिए आपको अथॉरिटी मिली थी, सपोज करिए 3 करोड़ था, तो आपको 2 करोड़ के शेयर्स को जारी करने की अथॉरिटी मिली। अब आपको जो 2 करोड़ के शेयर्स की अथॉरिटी मिली थी कि इतने मैक्सिमम आप शेयर्स जारी कर सकते हो, उसमें से भी आप पूरे के पूरे जारी नहीं करते हो, क्योंकि आप क्या करते हो इन फ्यूचर प्लान्स के लिए, क्योंकि आप एकदम से पैसा मंगाओगे और सारा का सारा पैसा खत्म कर दोगे, तो आपका क्या करते हैं आप लोग थोड़ा सा अमाउंट बचा लेते हो और उन ऑथराइज कैपिटल्स में से भी आप लोग क्या करते हो, आप लोग कुछ शेयर्स को आप बोलते हैं क्या इश्यू करते हो कि जो आपके पब्लिक के किस में आएंगे, अवेयरनेस में आएंगे। आप क्या करते हो, इश्यूड शेयर्स। ठीक, इधर आप शेयर कर लोगे ऑथराइज शेयर, इश्यूड शेयर्स। ठीक, दूसरी चीज, अब आपने क्या किया, इश्यू कर दिया, तो आपके उन इश्यूड शेयर पे कितने लोग जो हैं वो आपका सब्सक्राइब करना चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि वो सब्सक्राइब जो आपने इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू जाना था कि वो कितने लोग हैं जो आपके शेयर्स को खरीदना चाहते हैं एग्जैक्टली। तो आप लोग बोलोगे क्या, आप लोग आते हो, आपकी जो सीरीज बनती है इसको बोलते हो सब्सक्राइब्ड शेयर्स। ठीक, और अब आपका क्या हुआ, सब्सक्रिप्शन मिल गया है आपको उन लोगों को जो आपके शेयर्स में इंटरेस्टेड हैं। तो आप लोग क्या करोगे, आप देखोगे कि वो कौन से शेयर हैं जिनके लिए आप क्या करना चाहते हो, कितने लोग हैं, वो कौन से बंदे हैं कि आप उनको शेयर के लिए कॉल करना चाहोगे। तो बोला जाता है कॉल्ड अप। क्या बोला जाता है, कॉल्ड अप शेयर्स। ठीक, अब कॉल्ड अप शेयर्स भी आ गए और कॉल्ड अप शेयर्स के बाद में अभी एक मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी, उससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। कॉल्ड अप के बाद में आते हैं आपके पेड अप शेयर्स एंड पेड अप शेयर्स के बाद में आते हैं आपके रिजर्व शेयर। अब एक और चीज देखिएगा भाई, पेड अप शेयर्स एंड देन आपके आते हैं रिजर्व शेयर्स। देखिए एक सिंपल सी चीज़ है आपकी कि अगर मैं कोई चीज़ मार्केट में जाऊं बेचने के लिए, तो हर एक कंपनी को क्या होती है, अपनी पोजीशन की बहुत ज़्यादा चिंता होती है कि मेरी पोजीशन कहीं चली ना जाए। तो वो लोग क्या करते हैं, वो मल्टीपल लोगों को 2 तरीके होते हैं, या तो फिर आप क्या करेंगे, सपोज करिए आपके 100 लोग थे जो आपकी कंपनी में शेयर्स खरीदने के लिए इच्छा प्रदर्शित कर रहे थे, इच्छुक थे, उनमें से भी आपके जो 100 लोग थे, उन 100 लोगों में से भी आपने क्या किया, जब आपने अपना शेयर बेचना चालू किया तो आपने देखा क्या कि आप जब शेयर्स बेच रहे थे तो आपने क्या किया, एक ने बोला कि मैं 25% शेयर्स खरीद लूंगा, रिमेनिंग जो 75% शेयर्स हैं वो आपके 99 लोगों ने क्या किए, आपस में बांटे। यानी कि एक इंसान 25% की शेयर्स की हिस्सेदारी ले रहा है आपकी कंपनी में और बाकी 99 जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, आपके 75% शेयर खरीद रहे हैं। तो कंपनी अपनी स्टेबिलिटी देखती है कि इन केस अगर ये बंदा जैसे 25 शेयर्स खरीदे हुए हैं तो क्या इसकी ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारी कंपनी के बहुत ज़्यादा शेयर्स क्या करे, खरीद ले, और ये खरीदते खरीदते उसके पास ओनरशिप चली जाए, यानी कि वो मोर देन 50% का क्या हो जाए, शेयर होल्डर का मालिक हो जाए, तो कंपनी की जो बोलेंगे ओनरशिप है वो भी ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए कंपनियां नॉर्मली क्या करती हैं कि वो मल्टीपल कस्टमर्स को सिंगल शेयर्स अलॉट करती हैं, और अगर उनको बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड होती है तो वो लोग क्या करती हैं कि वो बेच तो देती हैं, लेकिन वो उसमें भी आपका क्या करते हैं, शेयर्स के हर एक लिस्ट कर देती हैं कि यानी कि आपका पहला क्या होता है, अलॉटमेंट मनी होती है कि पहले आपने शेयर खरीद रहे हैं किसी कंपनी के, सपोज आपके शेयर की वैल्यू थी कितनी, 100 रुपये थी, तो आपने 100 रुपये की शेयर, जो शेयर की वैल्यू थी 100 रुपये के शेयर को आपने क्या किया, आपने उसको 4 पार्ट्स में तोड़ लिया। आपने क्या किया, पहले आपने दी उसकी अलॉटमेंट मनी, कौन सी मनी दी, अलॉटमेंट मनी दी। अब अलॉटमेंट मनी यानी कि अब आपका कंफर्म हो गया कि जो आपने सब्सक्राइब किया था अब ये शेयर आपको मिलना ही मिलना है, आपने अलॉटमेंट करा दिया। अगर ये 100 लोग हैं जिन्होंने आपका 25 रुपये अलॉटमेंट मनी दिया तो आपका 100 × 25 कितना हो जाएगा, 2500 आपको पैसे मिल गए। देन आपने क्या किया, आपका बोला गया क्या कि अभी आपको बहुत ज़्यादा तत्काल पैसे की नीड नहीं है ना, आपने क्या किया, आपने स्टेप बाय स्टेप लिया।
आपने बोला कि अभी जो हमारे पास 2500 रुपये आए हुए हैं उससे ही हमारा फंक्शन चल सकता है, अभी हम बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि जितना पैसा है इन केस अगर उसमें हमारा प्रॉफिट हो गया तो हम आपको दे देंगे, लेकिन अगर लॉस हो गया तो वो हम आपके साथ में नहीं शेयर कर पाएंगे, या लॉस है उसमें हमें आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो अपना पैसा दिया हुआ है। डिपेंड करता है कि आप प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स हो कि आप इक्विटी शेयर होल्डर्स हो, ठीक है, उसके आधार पर, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो लॉस भी बियर करते हैं, लेकिन आपके जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स होते हैं वो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करते हैं, वो लॉस कभी भी शेयर नहीं करते। तो उनको जो उनका शेयर का अमाउंट था वो भी उनको देना पड़ेगा, इसलिए क्या करते हैं पहले आप अलॉटमेंट मनी लेते हैं। इन केस इन नियर फ्यूचर अगर आपको जरूरत हुई तो आपने क्या किया, आपने फर्स्ट कॉल बुलाई। कौन सी बुलाते हैं आप लोग? फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में भी आपने जितने की रिक्वायरमेंट थी, आपको 100 ही रुपए की रिक्वायरमेंट थी, आपको बोलेंगे 25 रुपए था आपका, आपको 10 ही रुपए की रिक्वायरमेंट थी, तो आपने क्या किया, आपने 10 रुपए के हिसाब से 1000 रुपये मंगा लिए, और उसके बाद में आपने सेकंड कॉल मंगाई, थर्ड कॉल मंगाई और आपकी फाइनल कॉल मंगाई। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो अमाउंट है वो सेक्शंस में आता है, कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता, और इस तरीके से सारा का सारा क्या होता है, काम चलता है। हम लोग या जो बोलेंगे बहुत ज़्यादा, ये जो प्रोसेस होती है समझ में नहीं आती डेली लाइफ में। अगर डेली लाइफ में देखेंगे, जो शेयर मार्केट में जो लोग पैसे लगाते हैं या देखते हैं, खरीदते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो कुछ मिडिल मैन्स भी होते हैं, कुछ ब्रोकर्स भी होते हैं, जो इन सारी की सारी प्रोसेसेस को, इन सारी की सारी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, क्योंकि हम लोग को ऐसा कोई आइडिया नहीं होता कि किस कंपनी के जो शेयर है नया नया मार्केट में लॉन्च किया गया है वो कौन सी कंपनी है। जैसे आपने सुना होगा अभी एक साउथ इंडियन बैंक, ये करंट की है बात, या आपकी बोल सकते हैं कि लास्ट में अगर आप बैक में जाएंगे, आप 6-7 मंथ्स बैक आप जाएंगे, तो आपको पता चलेगा क्या कि साउथ इंडियन बैंक ने अपने शेयर निकाले थे, और जब उन्होंने शेयर निकाले तो स्टार्टिंग की जो उनकी शेयर का प्राइस था वो क्या था, उनका मान लीजिए 100 रुपये था। लेकिन जैसे जैसे कंपनी की जो गुडविल है मार्केट में इंक्रीज होती जाती है, उसके जो शेयर्स होते हैं उनके दाम भी बढ़ते जाते हैं। जो 100 रुपये का शेयर आपको मिल रहा था वो कितने का मिल रहा है, 1000 रुपये का शेयर मिल रहा है। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ये कॉस्टली हो जाएगा कि आप 1000 रुपये का शेयर खरीदो। एक और इसके साथ एग्जाम्पल आप ऐड करोगे, आप SBI को लेके जाओगे और आप लेके जाओगे किसको, PNB को। ये दोनों वो बैंक हैं, SBI विजय माल्या की वजह से, और आपका PNB मेहुल चौकसी आपको और नीरव मोदी के बारे में सबको पता होगा, बहुत बड़ा इन्होंने क्या किया था, बैंकिंग घोटाला किया था। तो इन लोगों की वजह से क्या हुआ, SBI और PNB जैसे बैंक्स की जो रेपुटेशन है, जो गुडविल है, वो मार्केट में, गुडविल यानी कि इंटेंजिबल असेट होती है, जो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होती, जिसको आप देख नहीं सकते हो, जिसको आप महसूस कर सकते हो, जिसको आप फील कर सकते हो, आपकी ये वो वाली असेट होती है, यानी कि इंटेंजिबल होती है। इंटेंजिबल असेट्स की बात करेंगे आप तो वो वाली होंगी, जैसे कि आपने लैंड लिया, आपने कोई मशीनरी ली जो आपके बिजनेस में हेल्पफुल होने वाली है, तो ये आपकी टेंजिबल असेट्स हैं, जो आपको देख सकते हो, छू सकते हो, समझ सकते हो उनको, ठीक है। महसूस जो करोगे वो आपकी गुडविल होगी, जिसको बनाने में मार्केट में बहुत सारा टाइम लगता है, और इसी के आधार पे आपके क्या होते हैं, शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है। अब हर वो व्यक्ति जिसने SBI में क्या करके रखे हुए थे, शेयर्स खरीद करके रखे हुए थे SBI के, और बाद में उनको पता चला कि SBI को क्या हो गया, इतना सारा लॉस हो गया, तो SBI के शेयर मान लीजिए जो 500 रुपये के थे उसके दाम आगे कितने, 50 रुपये। तो हर वो इंसान जिसने 500 रुपये का शेयर खरीदा था, अगर अब वो बाई बैक करता अपने शेयर को या पैसे निकालना चाहता, तो उसको 450 रुपये का तो क्या हो गया, पर शेयर में लॉस हो गया, है ना। तो ये लॉसेज ना हो, इसलिए आपका मार्केट का आइडिया आप लोगों को ज़्यादा होता नहीं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्रोकर्स का सहारा लेते हैं, जो आपको गाइड करते रहते हैं कि आपने क्या करना है। आपने देखना है कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है और आपको कितना लॉस हो रहा है, कि सर आप अभी क्या करिए, इसको सेल आउट कर दीजिए, सर अभी आप इसको क्या कर लीजिए, बाय कर लीजिए। अगर अभी आप करेंगे बाय, आपका जो 50 रुपये का, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपकी जब शेयर्स की कीमत डाउन हो रही होती है, नीचे गिर रही होती, तब वो शेयर्स खरीदते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जब जिनकी शेयर्स की कीमत क्या हो रही होती है, बढ़ रही होती है, तब वो खरीदते हैं, क्योंकि बढ़ने वाले जो शेयर्स होते हैं उनको आपको इन फ्यूचर में क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगा, और जो घटने वाले हैं वो कभी तो बढ़ेंगे, जब वो बढ़ेंगे तो आपको क्या देके जाएंगे, आपको प्रॉफिट देके जाएंगे। तो इस तरीके से पूरा सीन होता है। पहले आप क्या करेंगे, समझ लेंगे, फिर से मैं समझा दूंगी, एक बार रिवीजन है। आपने सिक्योरिटी मार्केट के बारे में पढ़ा था, तो मैंने बोला क्या कि जो सिक्योरिटी मार्केट होता है वो कैपिटल मार्केट का वो प्लेस होता है जहां पे आप लॉन्ग टर्म के लिए आप क्या करते हो, फंड जनरेशन करते हो। जो फाइनेंस का जनरेशन होता है, फंड का जनरेशन होता है, वो आपका शेयर्स के, डिबेंचर्स के, सिक्योरिटीज के थ्रू या उसके मीडियम्स के थ्रू या स्टॉक के थ्रू होता है, ठीक। दूसरी बात होता है कि आपका होता है, जब शेयर मार्केट की बात करेंगे, आप स्टॉक मार्केट की बात करेंगे, तो दोनों में सिंपल डिफरेंस ये है कि शेयर मार्केट में सिंपल आप सिर्फ एक कंपनी के बारे में बात कर रहे हो, तो एक कंपनी के शेयर्स को ही खरीद रहे होते हो, उसकी बात हो रही होती है। लेकिन जब आप बात करते हो स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में आपका एक ही प्लेस होता है, एक ही बाजार होता है, इसीलिए आप लोग स्टॉक मार्केट्स में जाते हो, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाते हो। स्टॉक एक्सचेंज इसीलिए होते हैं, आप NSE में गए, आप BSE में गए, आप ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया में गए, आप इंडोनेक्स्ट में गए, तो ये सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज है जिनके थ्रू आप लोग क्या करते हो, आप स्टॉक्स खरीदते हो, आप शेयर्स खरीदते हो, किसमें, एक ग्रुप में, एक बंडल में, तो आपको स्टॉक एक्सचेंज में जाना पड़ेगा, है ना। फिर आपने देखा क्या कि ये एग्जाम्पल्स बीच में हटा रहे हैं, देखिएगा भाई, ये समझने के लिए था कि आप अगर सब्जेक्ट समझ रहे हो और इन केस अगर आपसे कोई
पूछ लिया जाए क्वेश्चन इस तरीके का कि आपको कौन सी मार्केट है या कौन सी कैपिटल है कि आपके ऑथराइज्ड है शेयर्स हैं, ऑथराइज शेयर कैपिटल है, कॉल्ड अप है, पेड अप है, इश्यूड है, आपकी रिजर्व है कैपिटल, जो ये आपको पता होना चाहिए। खैर, आपने इन दोनों के बारे में समझा। फिर आपने बोला कि जो शेयर होते हैं वो होते क्या हैं, तो आपके शेयर्स होते हैं कंपनी के टोटल बराबर बराबर भागों में बांटा गया एक हिस्सा, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया, इक्विटी भी बोल दिया गया। अब ये जो हिस्सा होता है इसको देखने के लिए कि क्या हम मार्केट में शेयर्स निकाल सकते हैं, हर एक कंपनी क्या करती है, आईपीओ जारी करती है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आती है, जिसके थ्रू पता चलता है, आइडेंटिफाई करती है कि ये हमारे फ्यूचर क्या है, कस्टमर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं जो हमारे शेयर्स को क्या करेंगे, खरीदेंगे। अब कौन जारी कर सकता है कंपनी को, यानी कि आईपीओ कौन निकाल सकता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर कौन निकाल सकता है, तो इंडिया में हर वो कंपनी जिसकी विजिबल कैपिटल आपकी 3 करोड़ रुपए है वो क्या कर सकती है, अपने शेयर जारी कर सकती है, यानी कि लिस्ट कर सकती है। दूसरी चीज, अब क्या होता है, पहली बार यदि किसी कंपनी ने अपने शेयर जारी किए और उसको अगर मैंने, सपोज मैं कर रही हूँ, आपका सीजीएल एप्टीट्यूड पाठशाला है, सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, सीजीएल एप्टीट्यूड पाठशाला जिस दिन 3 करोड़ रुपए की क्या कर लेगी, टर्नओवर बना लेगी, अपना कैपिटल बना लेगी अपनी, तो वो क्या कर सकती है, वो अपने शेयर जारी कर सकती है। अब बीइंग एजुकेटर ऑफ सीजीएल एप्टीट्यूड पाठशाला, इन केस अगर मैं क्या करती हूँ, मैं सीजीएल एप्टीट्यूड की एक शेयर को खरीदती हूँ और मैंने अगर शेयर खरीदा तो मैं क्या हो जाऊंगी, मैं प्राइमरी मार्केट हो जाऊंगी, किसके लिए, सीजीएल एप्टीट्यूड पाठशाला के लिए। मैं पहला बाजार हो जाऊंगी, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, पहली बार ये शेयर खरीद रही हूँ, पहली बार जब कंपनी ने क्या किया, जारी करे। अब अगर मैं अपना शेयर, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं अपना शेयर अगर किसी और को ऑब्वियस है प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में क्या करूँगी, मैं ऊंचे दामों में बेचूंगी। तो अगर मैं अपना शेयर किसी और को, सपोज करिए आपके सभी स्टूडेंट्स को मैं क्या करती हूँ, सेल करती हूँ, तो आप मेरे लिए, आप लोग क्या हो जाएंगे, आप लोग हो जाएंगे सेकेंड मार्केट, यानी कि आपका सेकेंडरी मार्केट। क्या हो जाएंगे आप लोग, सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो आपका प्राइमरी मार्केट और आपका सेकेंडरी मार्केट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। प्राइमरी मार्केट यानी कि जब कोई भी कंपनी पहली बार अपने शेयर को जारी करती है तो आपका वो कौन सा मार्केट होता है, प्राइमरी मार्केट होता है। और आपका जब वो कंपनी क्या करती है, जब वो आपका प्राइमरी मार्केट वाला व्यक्ति जब अपने शेयर्स को किसी और को बेचता है तो वो आपका हो जाता है सेकेंडरी मार्केट। तो आपको ये 3 चीज़ें याद करके रखनी है। दूसरी चीज़, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट समझ में आया। जब आप प्राइमरी मार्केट में ही थे तो आपकी जो कंपनी थी उसने क्या किया, उन्होंने ऑथराइज शेयर निकाले, यानी कि उसको जितनी की अथॉरिटी है, जितने वो शेयर्स जारी कर सकता है। दूसरी चीज़, उनमें से भी वो कितने जारी करना चाहते हैं, यानी कि आपके इश्यूड शेयर हो गए। उसके बाद में कंपनी ने जो आईपीओ निकाला था उससे जो आपके पर्सपेक्टिव, जो आपके कस्टमर से जो बायर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कितने ने सब्सक्राइब किया, और सब्सक्रिप्शंस के बाद में आपने कितने शेयर्स के लिए कितना अमाउंट कॉल किया, कितना पैसा आपको चाहिए पर शेयर, आपके शेयर की वैल्यू आप क्या निर्धारित करना चाहते हैं, आपने वो कॉल्ड अप के शेयर्स के थ्रू आपने क्या करी, आइडेंटिफाई करी। देन आपने देखा क्या कि जो आपके पेड अप शेयर्स होते हैं, यानी कि उन कॉल्ड अप शेयर्स में भी आपने कितना अमाउंट पब्लिक से फर्स्ट कॉल में या मांगा है, तो आपने क्या किया, आपने पेड अप शेयर्स निकाले। देन जो आपका बचा हुआ था वो आपने रिजर्व करके रख लिए फ्यूचर के लिए, कि इन फ्यूचर अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इतने अमाउंट की या इतने फंड की डिमांड करेंगे और क्या करेंगे, पैसा रेज करेंगे कहाँ से, मार्केट में। इसीलिए इसको शेयर मार्केट को क्या बोला गया, कैपिटल मार्केट बोला गया, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म की प्रोसेस चलती रहती है, सिंगल डे का नहीं चलता। लंबी अवधि के लिए सारे के सारे क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन हो रहे होते हैं, काम हो रहे होते हैं। क्या अभी क्या करते हैं, ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को किसी को भी अभी भी कोई डाउट रह सके या हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा, या आप अपनी जो भी कंप्लेंट्स हैं, जो भी कमेंट्स हैं, आप हम लोग से पूछ सकते हैं, आपके कन्फ्यूज़न को क्लियर किया जाएगा। अभी क्या है कि आपको थोड़ा सा इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना चाहिए कि आपका एग्जैक्टली अगर ये मार्केट का सिस्टम या शेयर मार्केट का सिस्टम हुआ था, शुरू इंडिया से हुआ था या कहाँ से हुआ था, कब से शुरू हुआ था, ये भी आपको क्या करना है, देखना है। तो आप थोड़ी सी हिस्ट्री देखोगे आपके शेयर मार्केट की, देन आप बीएससी पढ़ोगे या एनएससी पढ़ोगे, उनमें बोल्ट्स कब चालू हुआ, उसमें डॉट्स कब चालू हुआ, ये आपको देखना है। कब आपकी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, जिसको आप लोग दलाल स्ट्रीट भी बोलते हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको अभी पता चलेंगी। खैर देखिए, अभी अगर बात करी जाए किसकी, आपकी हिस्ट्री की, देखिए तो आप अगर शेयर मार्केट की हिस्ट्री देखोगे, मैं शेयर मार्केट ही लिख रही हूँ क्योंकि उस वक्त स्टॉक नहीं था, ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ नहीं थी जो बहुत सारी क्या कर रही थी, आपके शेयर्स जनरेट कर रही थी। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे शेयर मार्केट। देखिए भाई, आपका जो शेयर मार्केट था, वैसे भी आपका, जैसे मैंने आपका बैंकिंग का लिया था कि जो बैंकिंग का फिनोमिना है, बैंकिंग की अवधारणा है, वो किन शहरों से ली गई, तो आपको पता था। तो अभी क्या करना है, आपको शेयर मार्केट का भी देखना है। तो आपका ईयर था क्या, पहली बात कि ये जो शेयर मार्केट था ये आपका बेल्जियम का शहर है जिसका नाम है एंटवर्प। तो एंटवर्प से क्या लिया गया था, इसका फिनोमिना लिया गया था। तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिखोगे एंटवर्प बेल्जियम से क्या किया गया, इसका फिनोमिना लिया गया है, यानी कि अवधारणा
लिया गया है, या फिनोमिना है, लिया गया है या फिनोमिना है, ठीक, पहली चीज़। और दूसरी बात, आपका जो पहला जो शेयर मार्केट था आपने सुना होगा क्या, 1416 में आपका बनने वाला जो था वो आपका एंटवर्प शेयर मार्केट था। ये आपका कहाँ पे खुला था, फर्स्ट, आप क्या लिखोगे, फर्स्ट स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज था, कहाँ पे, आपका एंटवर्प में, ठीक। दूसरी बात क्या हुआ, आपका एक और ईयर आया, इसको आप बोलते हो क्या, 1602 का ईयर था। और 1602 में आपका क्या हुआ था कि आपका दुनिया का बोला जाएगा कि एंटवर्प भी नाम सुना होगा आपने, निरंतरता की दृष्टि से या कंटिन्यूटी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपका जो 1602 में बनने वाला आपका एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज है, दुनिया का पहला शेयर मार्केट है या स्टॉक एक्सचेंज है, ये वाला कौन सा था, ये पहला था, लेकिन अभी ये कंटिन्यू नहीं है, ये काम नहीं कर रहा, लेकिन आपका पहला अभी जो है वो काम कर रहा है, उसका नाम क्या है आपका, एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज, ठीक। ये क्या है, ये आपका अगर कंटिन्यूटी की दृष्टि से देखा जाए, आपका बोलेंगे क्या कि निरंतरता की दृष्टि से, निरंतरता की दृष्टि से दुनिया का पहला शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट, या इसी को आप क्या बोल सकते हो, स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक। और आपको एक और चीज़ बताऊं, ये जो शेयर मार्केट है, ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, ये कोई जगह नहीं होती, ये एक स्थान होता है, मतलब एक स्थान और कोई जगह नहीं होती। बेसिकली आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के भी क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, बस एक तरीके की छोटी सी जगह होती है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलता, मतलब कुछ भी नहीं मिलता, आपको प्रतिभूतियाँ मिलती हैं, आपको सिक्योरिटीज़ मिलती हैं जो एक पेपर के फॉर्म में होती हैं, जिसको आप इमेजिनरी वर्ड में अपने दिमाग में क्या करते हो, एक्सेस कर लेते हो कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, हम शेयर्स खरीद रहे हैं। हालांकि आपके पास में एट दैट टाइम बस थोड़ा सा बस वो पेपर ही होता है, अगर वो पेपर आपका खो जाए कहीं तो आप सोचिए कि आपके पास जो ओनरशिप थी वो भी आपकी चली गई। तो आपको इसको बहुत ज़्यादा संभाल करके क्या होता है, रखना पड़ता है। कि आपको पता चला कि 1460 में फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज जो था वो एंटवर्प में खोला गया था, ये आपका कैसा था, ये आपका पहला स्टॉक एक्सचेंज था। लेकिन 1602 में आपका क्या किया गया, एम्स्टर्डम में एक स्टॉक एक्सचेंज खोला गया, जो कि आपका कंटिन्यूएशन की दृष्टि से या कंटिन्यूटी से आपका क्या था, आपका दुनिया का पहला कैसा है, स्टॉक एक्सचेंज है। अब क्या होता है कि ये स्टॉक एक्सचेंज है, इनकी वैल्यू कैसे डिसाइड करी जाए कि किस कंपनी में कितने शेयर्स हैं, उनको मैं खरीदूं या ना खरीदूं। अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो आपका एक टर्म आता है, जिसको आप बोलते हो क्या, मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्या बोलते हो, मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, देखिए भाई, अगर आज की डेट में, अगर आज की बात करूं, अगर आज की डेट में मैं SBI के सारे शेयर्स को बेच दूं और सारे के सारे शेयर्स को बेचने के बाद में मुझको जितनी भी इनकम होती है, जितना भी पैसा, जितना भी फंड मेरे हाथ में आता है, तो उसको अब मैं बोलूँगी क्या, मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्या बोलेंगे हम लोग, मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब क्या होता है, ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है इसको भी 3 भागों में या 3 स्टेप्स में क्या किया जाता है, ब्रेक करके रखा जाता है। तो ये जो 3 मार्केट होते हैं आपका, लार्ज कैप, मिड कैप और आपके कौन से होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं। तो बेसिकली आप बोलोगे क्या, देखो भाई, आप लिखोगे मार्केट कैपिटलाइजेशन में क्या कि अगर प्रेजेंट डे में किसी कंपनी के सारे शेयर्स को बेच दिया जाए तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन पता किया जा सकता है, ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है ये भी क्या होता है, 3 होते हैं। उधर वाला इसका क्या करिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि अभी आप इंडिया में आएंगे तो आपको वो समझना होगा, फिर से समझ लीजिए। शेयर मार्केट जो कॉन्सेप्ट लिया गया एंटवर्प बेल्जियम से, इसकी तरफ से आपका क्या है कि 1416 में, क्योंकि बेल्जियम से लिया गया था तो 1460 में ही क्या किया गया था, फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज खोला गया था, लेकिन ये कंटिन्यूएंस में नहीं रह पाया। एंड 1602 में आपका एम्स्टर्डम, आपका नीदरलैंड में क्या किया गया, दूसरा स्टॉक एक्सचेंज खोला गया।
जो कि कंटिन्यूएशन की दृष्टि से आपका पहला स्टॉक एक्सचेंज है। अब क्या होता है कि ये जो स्टॉक एक्सचेंज है इनको खोल रहे हैं तो या किसी कंपनी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक टर्म आता है, इसको बोलते हो आप लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन। इंडिया में आएंगे पहले आप लोग देखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। तो यदि मैं आज के दिन में या प्रेजेंट डे में मैं किसी कंपनी के सारे शेयर्स को बेच दूं और उसके बाद मुझे पता चले कि जो आपकी कंपनी है उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है, तो उसको बोलते हो आप लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, उधर का स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, हटा रही हूँ मैं, कि ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है ये भी क्या होता है, 3 तरीके का होता है, ठीक। और उसी से आपको पता चलता है कि आपकी कंपनी किस प्लेस पे है। देखिए ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ तो मैंने बोला क्या, आपका 3 तरीके से होता है। एक होता है लार्ज कैप, लार्ज कैप ही बोलते हैं इसको, ठीक। एक होता है आपका मिड कैप और एक होता है आपका स्मॉल कैप, ठीक। तो अगर आप लार्ज कैप की बात करेंगे तो हर वो कंपनी जिसके शेयर्स को बेचने के बाद में जो पूरी की पूरी जो धन हो रहा है, जो मनी हो रही है, जो इकट्ठा हो रही है, अगर वो 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होती है तो आपकी जो कंपनी है वो लार्ज कैप की कैटेगरी में क्या होती है, आती है। तो मैंने बोला क्या कि लार्ज कैप मतलब कि यदि शेयर्स सेल करने पर 10,000 करोड़ या उससे ज़्यादा मनी प्राप्त हो तो आपकी कंपनी क्या कहलाएगी, आपकी कंपनी कहलाएगी लार्ज कैप कंपनी है। अगर कितना हो, अगर मैं अब क्या पूरी की पूरी लाइन में लिखूंगी, आपने सिर्फ एक सेक्शन समझना है कि यदि आपके शेयर्स को बेचने पर मुझे 2500 करोड़ से लेकर के 10,000 करोड़, ठीक, के बीच में अगर मुझे क्या हो रहा है, मुझे मनी प्राप्त हो रही है तो आपकी जो कंपनी है वो कैसी है, मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है। और अगर बात करी जाए स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी तो आपको समझ में आया होगा कि अगर 2500 करोड़ से कम हो रहा है आपकी कंपनी को शेयर्स को बेचने पर आपको जो धन प्राप्त हो रहा है तो उसको आप बोलोगे कैसी, स्मॉल कैप कंपनी, या बोलोगे क्या कि स्मॉल कैप कंपनी है। अभी क्या था, आपने कैपिटलाइजेशन समझा, अभी आपने एक और चीज़ समझनी है कि ब्लू चिप कंपनियां कौन सी होती हैं। तो ये ब्लू चिप समझनी पड़ेगी क्योंकि अभी आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके शेयर मार्केट से रिलेटेड हैं, जो समझने हैं, जो एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछे आते हैं। जैसे कि अल्फा जो शेयर्स होते हैं वो कौन सी कंपनियां जनरेट करती हैं, या आप बोलोगे कैश काउ जो होती हैं वो किस कंपनी के शेयर्स को बोला जाता है। तो मैंने बोला क्या, ब्लू चिप्स कंपनी। कौन सी, ब्लू चिप कंपनी। अब इसका मतलब क्या होता है, तो आप ब्लू चिप कंपनी उस कंपनी को कह सकते हो जिसके शेयर्स की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। कैसी होती है, बहुत ज़्यादा। तो आप लिखोगे क्या कि हर वह कंपनी जिसके शेयर्स की जो वैल्यू होती है, जो कीमत होती है, हमेशा ऊपर रहती है, ऊंची रहती है, हाई रहती है, उसको आप बोलते हो ब्लू चिप कंपनी। ये ब्लू चिप कंपनी जो अपने शेयर्स जारी करती है उनको आप लोग बोलते हो अल्फा शेयर्स, और इन अल्फा शेयर्स को आप लोग कैश काउ भी कहते हो। यानी कि बहुत ज़्यादा मुनाफा देने वाली जो कंपनियां होती हैं उनके द्वारा जारी किए गए जो शेयर्स होते हैं उनको आप कैश काउ बोलते हो। सपोज करिए HDFC बैंक, ये आपके प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, आपका ICICI, HDFC और आपका SBI, ये तीनों आपके बहुत ज़्यादा बड़े बैंक्स हैं, ये तीनों इंडिया के अगर देखा जाएगा। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि आपका अगर बात करी जा रही है किसकी, आपकी HDFC की, तो ICICI में अभी चंदा कोचर के बारे में जो आपको स्टेटमेंट्स निकले थे कि उन्होंने कुछ करप्शन किया है, तो वो सारी की सारी चीज़ें पता चल रही हैं। तो मैं ICICI का एग्जांपल तो नहीं लूँगी, लेकिन अगर आप देखेंगे कभी भी जब टीवी में आपका नॉर्मली दिखाया जाता है कि आपकी जो कंपनीज हैं उनमें क्या होता है, आपका एक ग्रीन कलर का मार्क जो ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आता है, दैट्स मीन कि आपकी कंपनी के जो शेयर्स हैं उनकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है और जो बंद हो रहा है सेंसेक्स। एक और चीज़ बताऊँ, दुनिया भर में आपके स्टॉक एक्सचेंज हैं, आपके शेयर मार्केट्स हैं, और आपके जो शेयर मार्केट्स होते हैं कभी भी बंद नहीं होते। इनकी जो शुरुआत होती है जापान से होती है, क्योंकि जापान को उगते सूरज का देश बोला जाता है। तो यहाँ से आपके क्या होते हैं, आपके शेयर्स की जो मार्केट है ये शुरू हो जाता है मॉर्निंग में। उसके बाद क्या होता है कि ये आपका पूरा का पूरा वर्ल्ड में चलता रहता है। हमारे इंडिया की बात करेंगे तो सुबह आपका करीबन 10 बजे से लेकर के शाम को 3 बजे आपका मार्केट तक चलता रहता है। तो 3 बजे जब आपका मार्केट क्लोज हो रहा है उस दौरान में अगर आपकी कंपनी का जो इंडेक्स है, जो दर्शाता है कि आपकी कंपनी प्रॉफिट अटेन कर रही है कि लॉस गेन कर रही है, लॉस अटेन कर रही है, प्रॉफिट अटेन कर रही है, वो आपका क्या होगा, इस तरीके के सिंबल्स के थ्रू आपको पता चलता है। अगर ये ग्रीन है और ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, दैट्स मीन कि आपकी कंपनी क्या कर रही है, प्रॉफिट कर रही है। और जितना मैंने ऑब्जर्व किया है तो मुझे HDFC जो कि पब्लिक सेक्टर का नहीं, प्राइवेट सेक्टर का, इंडिया का सबसे अच्छा या बड़ा बैंक है, इनको बकेट्स में भी दिए गए हैं। अगर आपको बताऊंगी तो आपका ये करंट का टॉपिक है, ICICI, HDFC और आपका SBI, इन तीनों को बकेट्स दिए गए हैं। बकेट्स यानी कि इन केस आपका
अगर इंडिया में, हालांकि इंडिया में, जैसे ग्रीस में आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी आई थी, इंडिया में अभी तक एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं आई है, आर्टिकल 360 कभी भी इंडिया में नहीं लगा है, लेकिन अगर इंडिया में कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तब आपके ये वो 3 बैंक हैं, यानी कि SBI, ICICI और HDFC बैंक हैं, जो आपकी पूरी की पूरी जनता को क्या करेंगे, पूरी की पूरी पब्लिक को उनकी जो मंथली मिलने वाली सैलरी होती है, इनके पास इतना पैसा है कि इनको 7 से 8 महीने तक क्या कर सकेंगे ये लोग, जब तक आपकी जो गवर्नमेंट है उसकी कंडीशन सही नहीं हो जाती तब तक ये आपको सैलरी वाइज सैलरी देते रहेंगे, मंथली सैलरी देते रहेंगे। तो इन तीनों के ऊपर सारा का सारा बोझ है। और जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, HDFC का हमेशा क्या होता है, ऊपर ही जाता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा आपका प्रोग्रेसिव या अच्छा बैंक है। HDFC प्रमोशन नहीं कर रही हूँ लेकिन अच्छा बैंक है। तो आपकी अगर ब्लू चिप कंपनियों के बारे में बात किया जाएगा तो ब्लू चिप कंपनियों में आपकी HDFC एक कंपनी बोल सकते हो जिसके शेयर्स की जो कीमत है, जो वैल्यू है, वो डे बाई डे क्या हो रही है, आपकी बढ़ती आ रही है। फुल फॉर्म क्या है, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, 1997 में बनी थी। इसके जो ओनर है उनका नाम, उसके जो MD एंड CEO है उनके नाम सर्च करिएगा। HDFC के अगर नहीं पता तो आपको कुछ भी नहीं पता है ना। तो आप ब्लू चिप कंपनियां बोलोगे क्या, कि वे कंपनियां या वह कंपनी जिनके शेयर्स की कीमत हमेशा ऊंची रहती है, यानी कि बहुत ज़्यादा मुनाफा अर्न कराती हैं ये कंपनियां रहती है, उन्हें ब्लू चिप कंपनीज कहते हैं। ठीक, और इनके द्वारा कहते हैं, और इनके द्वारा जनरेट किए गए जो शेयर्स होते हैं, इनके द्वारा निकाले गए शेयर्स को अल्फा शेयर्स या कैश काउ भी कहते हैं। तो ये समझ में आया, फिर से समझ लेंगे क्या। अगर मैंने बोला मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, तो प्रेजेंट डे में अगर किसी कंपनी के सारे शेयर्स को क्या कर दिया जाए, सेल आउट कर दिया जाए, तो उनका पता चलता है कि वो कितना मार्केट का कैपिटल है या मार्केट का कितना एरिया वो कैप्चर कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ। अब ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, इसके आधार पर भी कंपनियों को 3 कैटेगरीज में क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो आपका पहला होता है लार्ज कैप, सेकंड होता है स्मॉल कैप एंड मिड कैप, एंड थर्ड होता है आपका स्मॉल कैप। लार्ज कैप की बात करेंगे, यदि कंपनी के सारे शेयर बेचने के बाद में आपको 10,000 करोड़ या उससे अधिक का प्रॉफिट हो रहा है या फायदा हो रहा है, पैसा प्राप्त हो रहा है, तो आपकी कंपनी जो है वो लार्ज कैप कंपनी है। यदि 2500 से 10,000 जो है करोड़ है उसका अमाउंट आपको प्राप्त हो रहा है तो आपकी मिड कैप कंपनी है। और अगर 2500 करोड़ से कम का मुनाफा या धन आपको प्राप्त हो रहा है तो आपकी कंपनी जो कैटेगरी में आएगी उसको बोलेंगे आप लोग क्या, स्मॉल कैप कंपनी। ठीक, अब क्या होता है, इन्हीं कैप कंपनी से एक जुड़ा हुआ टर्म होता है, इसको बोलते हैं ब्लू चिप कंपनियां। तो वो कंपनियां जिनके शेयर्स की वैल्यू हमेशा हाई रहती है उनको बोलते हो क्या, आप ब्लू चिप कंपनी बोलते हो। एग्जाम्पल में मैंने आपको HDFC बता दिया, आप एग्जाम्पल में HDFC लिख सकते हो कि HDFC हाउसिंग एंड डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है आपकी एक ब्लू चिप कंपनी है, इसके शेयर्स की कीमत हमेशा अच्छी रहती है, पहली बात। दूसरी बात, इनके द्वारा जो शेयर्स को जारी किया जाता है उनको शेयर्स का नाम होता है अल्फा शेयर्स बोलते हैं, और उनको कैश काउ भी बोलते हैं, यानी कि ये बहुत ज़्यादा मुनाफा अर्जित कराने वाली कैसी है, कंपनी है। चलिए भी अगर आपके इंडिया कॉन्टेक्स्ट में आएंगे तो इंडिया में जो आपके स्टॉक एक्सचेंज है, बेसिकली स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका जल्दी से, और आगे बढ़ते हैं आपके टॉपिक में। और इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पहुंचते हैं। तो भाई इसको हटा रही हूँ मैं, देखिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपका बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे टर्म्स होते हैं, अभी आपने रीजनल रूरल बैंक्स नहीं पढ़े हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बोला जाएगा कि बहुत सबको पता होनी चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड ये पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्च हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को आपको कैसे समझना है, आपको इससे करंट से अटैच करके, करंट से रिलेट करके पढ़ना है। कि जैसे अभी आपका आयुष्मान भारत मिशन आया था, तो आयुष्मान भारत मिशन जो है हालांकि ये एक हेल्थ स्कीम, हेल्थ प्रोग्राम है और दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ स्कीम प्रोग्राम है। तो इसको आपको क्या करना है, आपने करंट के साथ में देखना है। तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जनरेट होता है, पहली चीज़ आप अवेयर रहते हो, आप करंट के साथ में अगर किसी चीज़ को कंबाइन करते हो तो आपको मज़ा भी आता है बहुत सारा पढ़ने में। खैर, बात करेंगे किसकी, BSc की, यानी कि BSc नहीं BSE, यानी कि क्या आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब एक और चीज़ समझ में आई होगी ना, यानी कि आप एक कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं, आप स्टॉक की। और एक और होता है आपका, होता है वो वायदा कारोबार, यानी कि वो फ्यूचर मार्केट होता है। फ्यूचर मार्केट में आप बल्क में आप क्या करते हो, चीज़ों को खरीदते हो, बेचते हो, लेकिन आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता, एक तरीके से इलीगल हो जाता है आपका फ्यूचर मार्केट या आपका वायदा कारोबार, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हो। पहली चीज़, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज
1875 में क्या हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। कब हुआ था, 1875 में। और 1875 में इस्टेब्लिश होने वाला आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। भारत के साथ साथ एशिया का भी कैसा है, ये आपका पहला स्टॉक एक्सचेंज है। कौन सा, आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कैसा है, भारत के साथ साथ एशिया का भी पहला स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक, कौन सा, आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 1875 में क्या हो गया, इसका गठन हो गया। लेकिन आप लोगों ने जैसा कि सुना होगा, आपका होती है एक संस्था, एक बॉडी होती है। जैसे आप लोगों को मैंने कल की क्लास में बताया था कि जो आरबीआई होता है, आपने आरबीआई के बारे में पढ़ा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि रेगुलेटर है जितने भी आपके भारत में बैंक्स हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, नॉन पेमेंट बैंक्स, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, इनके सबका क्या है, रेगुलेटर है, नियामक है आपका आरबीआई। ठीक उसी तरीके से जो आपका इरडाई था, या इसको इरडा भी बोल दिया जाता है, इरडाई जो कि 2000 में गठित हुआ था, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपका सन 2000 में बना था। और आपके अभी अगर देखा जाएगा तो राकेश शर्मा इसके क्या है, अध्यक्ष हैं। ये आपकी जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है उनका क्या है, आपका रेगुलेटर है, नियामक है। ठीक उसी प्रकार से भारत में फंक्शन करने वाले आपकी जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं, जितने भी हैं, कितने भी हैं वो बताऊंगी। यानी कि आपके भारत में 5 जो हैं वो नेशनल लेवल के स्टॉक एक्सचेंज है और 18 स्टॉक एक्सचेंज आपके प्रादेशिक लेवल पे है, यानी कि रीजनल लेवल पे स्टॉक एक्सचेंज वर्क करते हैं। और ठीक उसी प्रकार से आपका हुआ क्या, आपका सेबी, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है, ये रेगुलेटर है जितने भी स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि 18+5 यानी कि 23 जो स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में जो फंक्शन करते हैं उनमें। अभी आपने समझा क्या कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये 1875 में क्या हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। ये एशिया के साथ साथ, इंडिया के साथ साथ एशिया का भी क्या है, पहला स्टॉक एक्सचेंज है। दूसरी बात क्या, ईयर था 1925। और 1925 में क्या हुआ, आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को क्या बोली गई, अस्थायी मान्यता प्रदान करी गई। भाई भारत में सबसे बड़ा रोना तो इस चीज़ का ही होता है कि आपकी जो चीज़ है, जो आपका जो चीज़ें चल रही हैं, जो भी कोई बॉडी फंक्शन कर रही है, जो आपको इतना बेनिफिट मिलवा रही है, दिलवा रही है, प्रॉफिट हो रहा है आपको, तो वो जो प्रॉफिट आपको इंडिया में रह करके हो रहा है, तो क्या ये जो इंस्टीट्यूशन है वो सही